नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089755 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आरओ पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे आज अगला वीडियो यहाँ से। ठीक, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु वर्ष 1235 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं, जैसे आपने सूफी और भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में पढ़ा होगा, तो चिश्ती सिलसिला जो था उसके मुख्य उपदेशक हुए ये तीनों। ठीक, तो अब यहाँ पे इनकी मृत्यु का वर्ष भी कई बार पूछा जाता है और इनकी दरगाह का स्थान कहाँ ये पूछा जाता है। ठीक है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है ना, इनकी मृत्यु का वर्ष 1235 है। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है, इनकी डेथ का वर्ष 1325 AD है ना, तो इसको हो सके तो ध्यान रखेंगे। और जैसे दो लोग और थे इसमें चिश्ती में जो फेमस है, फरीदुद्दीन गजे शकर और ये चिराग दली। ठीक है, शेख नसीरुद्दीन चिराग दली, तो ये 5 लोग कुल हैं। अब जैसे यहाँ पे 3 लोग जिनके नाम लिखे हैं, इनकी दरगाह आप जानते रहिए। ये मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है अजमेर में है, राजस्थान। बख्तियार काकी की जो दरगाह है दिल्ली में है और निजामुद्दीन औलिया की भी दिल्ली में है। ठीक, तो फिलहाल इसमें 1-2 करेक्ट होगा। आगे देखें, सूफी संतों के दरगाह पर की जाने वाली धर्म यात्रा किस रूप में जानी जाती है। तो जैसे अभी हमने दरगाहों के बारे में देखा, तो दरगाह पे जो सूफी संतों के दरगाह पे धर्म यात्रा की जाती है, ऐसे यात्रा को ये कहा जाता है जियारत। ठीक, ऐसी शब्दावलियाँ भी पूछी जाती हैं तो इनको ध्यान रखेंगे। जैसे अब मलफूज जो है ना, तो मलफूज का ये अर्थ होता है कि सूफी संत जो आपस में वार्तालाप करते थे। ठीक, मलफूज उसको कहा जाता था। महदी जो है, महदी का मतलब कि जैसे कोई मुस्लिम मसीहा है तो उसके द्वारा जो एक सही राह लोगों को दिखाई जाती है, तो ऐसी चीज़ों के लिए महदी शब्द का प्रयोग करते हैं। और खिरका जो है, खिरका ये आपका सूफी संतों का एक प्रकार का कह लीजिए वस्त्र होता था। ठीक, अब देखिए सूफीवाद के अनुसार निम्नलिखित में से किसे वास्तविक ज्ञान भी कहते हैं, रियल नॉलेज एज पर सूफिज्म। तो देखिए कई प्रकार के कॉन्सेप्ट सूफी जो आप ये पढ़ेंगे हिस्ट्री, उसमें दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे जो पूछा गया है, वास्तविक ज्ञान को कहा जाता है ये मारिफत, है ना। ये टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार जैसे यूपीएससी वगैरह में भी ये अक्सर पूछे जाते हैं, है ना, स्टेट पीसीएस में भी, यूपीपीएससी में भी। तो ध्यान रखेंगे, मारिफत हो गया या फिर इसको वस्ल भी कहा जाता है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखें, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित सही कथन को चुनना है। तो सूफी हिस्ट्री में आप देखेंगे कि कई सारे संप्रदायों का उदय हुआ अलग अलग टाइम पीरियड में। तो जैसे चिश्ती है, उसके बाद ये सुहरावर्दी, कादरी, है ना, शत्तारी, इस तरह की जो चीज़ें हैं। तो चिश्ती के बारे में फिलहाल देखें, इसका मुख्य केंद्र जो वर्तमान अजमेर है, इसके आसपास रहा, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, है ना, इससे जो है संबंधित प्रमुख संत थे। ठीक, ये भी सही है। और निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो जो है, ये सब भी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। तो दोनों कथन ठीक हैं। इसमें देखें, सूफी साहित्य तथा उसके लेखक के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। तो कुछ फेमस सूफी साहित्य रहे हैं और उसके लेखक के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसकी लिस्ट हो सके तो एक बार देखिएगा। इसमें जैसे इल्म उल किताब, इंसान कामिल, योग कलंदर, ये 3 जो लिखे हुए हैं, ये तीनों युग्म सही हैं, है ना, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। निम्नलिखित में से किसने महाभारत और रामायण का बंगाली भाषा में अनुवाद करवाया था। तो इन जो हमारे पुराण, महापुराण, ये सब बंगाली भाषा में काम करवाए, जैसे महाभारत और रामायण, तो ये था ये नुसरत शाह, विकल्प ए जो है। आगे है कि गुरु नानक का दार्शनिक मत क्या था। ठीक, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी जो थे, तो फिलोसॉफिकल ओपिनियन उनका देखेंगे तो एकेश्वरवादी थे वो, है ना, मोनोथीस्ट। आगे देखें, तुलसीदास से संबंधित 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, सही कथन चुना है।
तो देखिए, पहला है वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, यानी कि जो मुगल बादशाह हुए ये दोनों, इनके जो शासनकाल है उसी के दौरान इनका भी जीवन काल होगा। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इनका अगर हम टाइम पीरियड देखें तो इनका जन्म हुआ था 1532 में उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है, ठीक है, यहाँ पे, और मृत्यु का वर्ष है 1623। तो जाहिर सी बात है दोनों के समकालीन हुए। और रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी, जो हमारे इधर देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हो जाएंगे। इनसे संबंधित जो 2-4 बातें हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं ये, तो ध्यान रखा करिए। और ये रामचरितमानस की रचना का वर्ष भी कई बार पूछ लेते हैं, तो 1575 AD, ठीक। और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे देखें, सुल्तान उल औलिया किस संत को कहा जाता था? तो ये टाइटल जो है इनकी निजामुद्दीन औलिया की है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संत निपख संप्रदाय से संबंधित था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दादू दयाल के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है, उनसे संबंधित है ये। ऑप्शन डी को चुनेंगे, ठीक है। और ये जैसे कर्नाटक संगीत जो था उसके एक महान संगीतज्ञ भी रहे थे। अब इसमें गलत युग्म को चुना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपसे अभी भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका RO का एग्जाम जो है वो फैक्चुअल नेचर का है, जीएस की बात करें, ठीक है। आपको जीएस के लिए कोई डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे लिखना नहीं है, हिंदी के लिए है। तो इसमें आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि जीएस के जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप जितनी पढ़ सकते हैं, है ना, उसको याद करिएगा। क्योंकि पेपर जो है इसका कई बार UPPSC का जो प्रीलिम्स है अपर PCS का, उससे भी टफ आ जाता है RO का, है ना। तो ऐसी स्थिति में जब फैक्ट के साथ थोड़ा आप ये थियरी भी पढ़े रहेंगे तो कई बार उससे भी हेल्प मिलती है। तो फैक्ट को भी ध्यान देना है और थियरी तो पढ़नी ही है, ठीक है। तो उसी क्रम में देखें, अब यहाँ पे जो हमारे ये कुछ चीज़ों के जन्म और आरंभ का वर्ष लिखा है, देख लेते हैं। क्या है कि पहला ही गलत हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म 540 AD लिखा हुआ है ना, ये गलत है, 540 BC में हुआ था, ठीक। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में अपनी खुदाई शुरू की? ठीक है, तो धौलावीरा जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, कहाँ पे है? गुजरात, इंडिया में, ठीक। तो यहाँ पे इसका एक जो मतलब उत्खनन का कह लीजिए कार्य स्टार्ट किया गया। ये RS बिष्ट है ना, रविंदर सिंह बिष्ट हैं इनका नाम, इनके निर्देशन में किया गया। आगे देखें, 711 ईस्वी में अरब सेनापति कौन था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त की और जो खलीफा के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बन गया आगे चल करके? ठीक है, तो फर्स्ट अरब इन्वेजन्स देखेंगे, जो मुस्लिम कह लीजिए आक्रमण भी सिंध के रीजन में, इधर नॉर्दर्न इंडिया और ये जो सिंध का रीजन है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम का अटैक था ना 711 ईस्वी के आसपास। आगे देखें, अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों को या अभिलेखों के एक अंश को संभवतः किस वर्ष में प्रकाशित किया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को आप जानते हैं कि ये इंडिया में फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में जाने जाते हैं और इन्हीं के अंतर्गत कई सारे एक्सकेवेशंस किए गए, जैसे कि सारनाथ जो वाराणसी में है, यहाँ पे भी है ना एक्सकेवेशन इनके निर्देश में किया गया। तो उसी क्रम में जो अशोक के टाइम पीरियड में आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इनके कई सारे जो जैसे ये पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है ना, तो उसके बारे में एक जो इन्होंने पहली बार एक तरीके से कोई डिटेल को प्रकाशित किया अपने समय काल में, तो ये अराउंड 1877 AD में। इसमें देखें इनमें से कौन सी सर्जरी पर एक प्राचीन भारतीय पुस्तक है? तो वर्तमान में आप जो मेडिकल सर्जरीज देखते हैं अलग अलग, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह में सर्जरी हो रही है या किसी ऑर्गन की सर्जरी हो रही है, तो सबसे पहली बार इस पर जो ये एंशिएंट बुक आई इंडिया में, तो संस्कृत भाषा की पुस्तक थी सुश्रुत संहिता, है ना, ऑप्शन ए। और जैसे यहीं पे डी विकल्प में आप देखें चरक संहिता, तो ये भी पुस्तक है एक प्राचीन, है ना, लेकिन ये किससे संबंधित है? मेडिसिन से, ठीक है। तो दोनों का डिस्टिंक्शन ध्यान रखेंगे, चरक संहिता मेडिसिन से और सुश्रुत संहिता जो है ये सर्जरी। आगे देखें, भारत का ट्रेजर ट्रोव अधिनियम किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा पेश किया गया था? तो एक एक्ट बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878 AD में। बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि कोई भी जैसे उस समय जो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत जनता रह रही थी, तो वो खुदाई कर रहे हैं कुछ आसपास, मान लीजिए अपने घरों में, खेतों में, है ना, तालाब हो गया
तो वहाँ से कुछ मान लीजिए प्राचीन वस्तुएं अगर मिलती हैं तो उसके बारे में तुरंत ही जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसको नोटिफाई करना होगा उन्हें, उसके बारे में ये एक्ट था। तो ध्यान रखेंगे वर्ष भी 1878। नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में रखी थी? तो न्यू दिल्ली में इंडिया गेट के पास में है ये नेशनल म्यूजियम। इसमें पूरे भारत से देखेंगे जो प्राचीन पेंटिंग्स, मूर्तियाँ है ना, अन्य तरह की चीज़ जो है वहाँ पे संजो करके रखी गई हैं। तो इसका फाउंडेशन किया गया था 1955 में। आगे देखें, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं की लड़ाई इसमें से किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो ऋग्वैदिक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से माना जाता है कि जो वर्तमान की ये रावी रिवर है, इसको आप उस समय परुष्णी रिवर के नाम से जानते थे। तो इसके किनारे जो है बैटल ऑफ 10 किंग्स है ना, इसका ये मतलब ये हुआ था। इस युद्ध के बारे में थोड़ा और पढ़िएगा। आगे है, राजा पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्पीस का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? काफ़ी फेमस बैटल है ये। अलेक्जेंडर के इंडिया इन्वेजन का टाइम पीरियड है ये 326 BC, ठीक। और ये बैटल जो है ये झेलम रिवर जो है, ठीक है, इसके बैंक्स पे हुई थी। इसमें ये चीज़ ध्यान दी जाए करिए, कई बार ऑप्शन में जैसे 326 BC है ना तो AD भी दे देंगे एक अलग से ऑप्शन में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप, तो इसलिए ये भी चीज़ ध्यान देनी ज़रूरी है। आगे देखें, 1544 में शेर शाह सूरी के साथ सेमल की लड़ाई किसके द्वारा लड़ी गई थी? तो सेमल का युद्ध जो ये है ये सूरी और राव मलदेव इनके मध्य हुआ था 1544 में। ये बेसिकली जो इधर जोधपुर का रीजन है ना, वहाँ के रूलर थे ये। आगे देखें, अराकेरी का युद्ध 1791 जो है में हुआ और इनमें से किस स्थान के पास लड़ा गया? तो ये हुआ था ये जो श्रीरंगपट्टनम आप कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली इसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं अराकेरी के युद्ध में, हैदराबाद के निज़ाम और इधर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। आगे देखें, कौन सा शहर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का हिस्सा नहीं था? तो ये एंग्लो सिख वॉर्स हुए, तो पहला जो हुआ आपका ये 1845 से 1846 के मध्य, ठीक। और ये वर्तमान जो पंजाब है फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के रीजन में ये युद्ध लड़ा गया, इसमें ये सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में। तो अब यहाँ पे जो ये कुछ स्थल हैं ये लिखे हुए, इसमें यहाँ पे बैटल्स हुई। तो इसमें जो है अब देखें तो जैसे ये मुदकी था, अलीवाल था, सोबराव था और फिरोजपुर है ही है। चिलियाँ वाला जो है ये स्थल इसमें गलत हो जाएगा, ठीक। थोड़ा इस वॉर के बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। आगे देखें, इनमें से किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगानिस्तान का जो रीजन आप देखते हैं इनके मध्य ये जो हुआ तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो इसके एंड पे जो है अफगान्स के जो है जीतने के बाद ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी हुई थी, है ना, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पे जितने भी ये युद्ध वगैरह हम देखते चल रहे हैं, जैसे जिनके नाम आ रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। 1944 में देखेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इम्फाल की लड़ाई हुई, तो जिसमें ब्रिटिश सेना थी और ये जापानीज सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें देखें यहाँ पे जो घटनाएं लिखी हैं उनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है, देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले शकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी, इसका अगर हम वर्ष की बात करें तो 1724, ठीक। बेदरा की लड़ाई ये 1759 में हुई। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो जो है ये हुआ था 1781 और सबसे लास्ट में है आपका जो है बैटल ऑफ मुडकी, ये हुआ था 1845 में, ठीक। तो 3, 4, 2, 1 यानी सी ऑप्शन बनेगा। इन सारे बैटल्स के बारे में डिटेल में पढ़िएगा। इसमें देखें चक्रवात के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब पाया जाता है। अभी हाल फिलहाल जैसे बिपर जो है चल रहा है, इसके बारे में आपने न्यूज़ देखी होगी, तो साइक्लोन का चैप्टर इसी के साथ साथ आप पढ़ लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहेंगे। तो फिर उसी क्रम में इस क्वेश्चन में देखें तो उसका जो साइक्लोन का सेंटर होगा वहाँ पे क्या होता है कि जो ये प्रेशर होता है ये लो होता है, ठीक। क्यों लो होता है? क्योंकि जैसे अब से ये सराउंडिंग है मान लीजिए चक्रवात, ठीक है, तो जो ये सराउंडिंग वाला एरिया है यहाँ पे टेम्परेचर ये प्रेशर ज़्यादा होता है और ये सेंटर की अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, इसमें लो होगा क्योंकि आसपास की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठती हैं, गर्म हवाएं। तो ये आप रिलेशन जानते हैं कि जैसे जब ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे आसपास जो हवाएं ऊपर उठ रही हैं तो प्रेशर, उसका रिलेशन क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, और ये टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसी कारण से यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको।
अब देखिए प्रति चक्रवात भी होता है एंटी साइक्लोन, ठीक। इसके बारे में सही कथन को चुनना है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, आप ये डिटेल में पढ़ लीजिएगा, साइक्लोन एंटी साइक्लोन। अब एंटी साइक्लोन के बारे में है कि इनका आकार आमतौर पर गोलाकार होता है, लेकिन कई बार वी आकार का हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने कई बार फोटो देखी होगी ना, तो ऐसे कुछ है ना, वी आकार का हो जाता है, तो ये ठीक है। और ये समशीतोष्ण चक्रवातों से बड़े होते हैं, तो इनका आकार यहाँ पे जो हमारे ये टेम्परेट साइक्लोन है उनसे बड़ा होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ठीक है। जैसे एंटी साइक्लोन की ये जो बेसिक सी बातें होती हैं इसको ध्यान रखेंगे। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना कि सेंटर पे कैसा प्रेशर होता है, तो एंटी साइक्लोन के सेंटर पे प्रेशर जो होगा वो हाई होता है, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका जो डायरेक्शन होता है एंटी साइक्लोन का वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो थोड़ा डिटेल में देखिएगा इन चीज़ों को। आगे देखें हवा में नमी, ह्यूमिडिटी के बारे में हमने शायद पिछले वीडियो में भी देखा था कि जब ये एटमॉस्फेयर में या एयर में हमारे जो ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर को क्या करेगी, घटाती है। आगे है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ता है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बीच में इक्वेटर। तो जब आप नॉर्थ पोल से इधर बढ़ेंगे या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, पौधों और जानवरों की जो प्रजातियां होती हैं इक्वेटोरियल रीजन में सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है इधर से आप बढ़ेंगे नॉर्थ या साउथ से इधर तो ये इंक्रीज होंगी, ठीक। आगे देखें क्लाउड्स की भी जो है क्लासिफिकेशन या ये जो कह लीजिए ऊंचाई के आधार पे जो विभाजन है इसके बारे में पढ़ेंगे आप। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस ऊंचाई पर जो सबसे ऊंचे बादल के प्रकार हैं उनकी स्थिति बताइए। तो लगभग 20 से 40,000 फीट की ऊंचाई होगी। आगे देखें इसमें से कौन सा प्रकार जो है पवन यानी कि विंड्स का जो सीजनल विंड है ना, तो सीजनल विंड इसमें से कौन सी है, मॉनसूनल विंड होती है। अब देखें जो लोकल लेवल पे विंड्स चलती हैं तो उसको वहाँ पे कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी क्रम में कौन सा पेयर जो है गलत है। तो जैसे इंडिया में आप लू को जानते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे जो अन्य नाम लिखे हैं उसमें से गलत है खमसिन, नाइजीरिया लिखा है। खमसिन को देखेंगे आप, ये इजिप्ट का जो रीजन है, मिस्र है ना, यहाँ पाई जाती है। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिए। आगे देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगाए जाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो 3 चीज़ें हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि क्या उसके बारे में सही है। तो बेसिकली इसको इंस्टॉल करने में जो उच्च प्रारंभिक लागत है, जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा होती है, और इसमें जो है मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी है क्योंकि इक्विपमेंट काफ़ी महंगे होते हैं, और सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका ज़रा सा भी मिसयूज़ होगा तो बहुत ज़्यादा वो डिज़ास्टरस हो जाता है ना। और ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो कम होती है क्योंकि जो इंस्टॉलेशन एक बार हो गया फिर उसी को आगे कंटिन्यू करना होता है, तो इस वजह से ही इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है। तीनों चीज़ें ठीक हैं। आगे देखें भारत में हरित क्रांति का छोटे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो छोटे किसान जो खास करके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें उत्तर प्रदेश बिहार के राज्यों में, तो क्या हुआ, इसमें अचल संपत्ति में वृद्धि नहीं हुई छोटे किसानों में, बल्कि इसकी कमी हुई, ठीक। अचल संपत्ति में वृद्धि हुई हरित क्रांति के प्रभाव से बड़े किसानों में, है ना। और छोटे किसानों के जीवन स्तर में गिरावट आई, सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हुई, क्योंकि जो इससे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ वो बड़े किसानों को हुआ जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा थी, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ी और सबसे ज़्यादा फायदा उनको ही मिला, है ना। और दूसरी बात की जैसे हमने पहले बताया था आपको कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या इधर राजस्थान का जो एरिया है, इनमें ही मुख्य रूप से ये ग्रीन रिवोल्यूशन जो है कन्फाइंड रह गया था। तो बाकी अन्य जो भाग के किसान हैं, जाहिर सी बात है उनके कंपैरिजन में जो इधर जिन राज्यों में ये ज़्यादा रहा उनके जीवन स्तर में सुधार आया, है ना, और सामाजिक स्टेटस उनका अच्छा हुआ। परंतु उसके विपरीत जो अन्य किसान हैं उनमें इन चीज़ों की बढ़ोतरी देखी गई, ठीक। तो सिर्फ दूसरा और तीसरा। आगे देखें इनमें से किस देश में खेती के सबसे पुराने रूप को चेना नाम से जाना जाता है। तो मतलब सबसे पुराने रूप या फिर जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना, उसके रूप में भी आप इसको कह सकते हैं। तो चेना कहा जाता है इसमें श्रीलंका में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब जैसे थाईलैंड का देख लें तो थाईलैंड में इस प्रकार के कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, तमराई, है ना। इन नामों को ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। ब्राज़ील में जैसे बात करें तो इसको रोका कहा जाता है, ठीक है। कंबोडिया का जरा आप हमको कमेंट करके बताइए। आगे देखिए डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है। ऑस्ट्रेलियन पूरा कॉन्टिनेंट देखेंगे तो
साउथ वेस्टर्न पार्ट में है ना, प्लेट्यू रेंज है ये, है ना, पठार। आगे देखें, एक तारा जो आप स्टार देखते हैं, ठीक है, उसकी जीवन की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? तो पूरी लाइफ साइकिल इसकी जब एंड हो रही हो तो ऐसे स्टेज को क्या बोलते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना को डिटेल में पढ़िए। आगे देखिए, शनि ग्रह के बारे में सही कथन को चुनना है। तो सौरमंडल में हमारे जितने भी ग्रह हैं, तो उसमें शनि ग्रह के चंद्रमाओं यानी कि जो नेचुरल सैटेलाइट है उसकी संख्या सर्वाधिक 92 है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गलत क्या, अभी थोड़ा इसके बारे में आप सर्च करके पढ़िएगा। रिसेंटली जो है 2023 में ही शनि ग्रह के लिए 62 नए जो इसके मून्स हैं उसकी डिस्कवरी हुई है। तो इसके साथ अब इनकी जो संख्या है 100 प्लस हो गई है। तो एग्जैक्ट नंबर आप जरा हमको कमेंट करके बताएंगे। और टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा जो चंद्रमा यानी कि सैटेलाइट है, जैसे पृथ्वी का क्या है, मून है जिसको हम जानते हैं, तो वैसे ही अन्य ग्रहों का अलग अलग ये सैटेलाइट नेचुरल होता है। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा है, तो सिर्फ दूसरा सही होगा। आगे देखें, होप मंगल मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मंगल ग्रह पे है ना, जो कुछ रिसर्च पर्पस से जो ये मिशन भेजा गया होप, इसको भेजा था यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जैसे इंडिया ने भेजा था तो उसका क्या नाम था? मॉम। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि इसमें पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो आपको पता है कि पार्ट 20 में एक आर्टिकल है 368, जिसमें 3 प्रकार की विधियों का उल्लेख है किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत पहला संशोधन हुआ वर्ष 1951 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को फिर से समायोजित करने से संबंधित है? ठीक है, लोकसभा में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स चुने जाते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो है उसको डिफाइन करने से संबंधित था ये। तो बेसिकली एडजस्टमेंट ये किया गया था कि एक लोकसभा का जो सदस्य होगा उसका प्रतिनिधित्व जो है लगभग 7.5 लाख लोगों से ज़्यादा का होना चाहिए, या मतलब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में इससे ज़्यादा का संख्या होना चाहिए। उससे संबंधित था सेकेंड अमेंडमेंट 1952 का। आगे देखें, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संसदीय सीटों की संख्या किससे बढ़ा करके 545 कर दी गई थी? तो हालांकि ये स्टेटमेंट अपने आप में थोड़ा गलत है ना, ये जो क्वेश्चन ही फ्रेम किया गया है। तो बेसिकली हुआ क्या था, 31वें संविधान संशोधन 1972 के माध्यम से जो लोकसभा की कुल सीटें थी उस समय वो 525 थी, ठीक है, तो उसको बढ़ा करके 545 किया गया था। और अब जो अगला इसमें चेंज होगा वो 2026 के बाद होगा, ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे फिलहाल बी विकल्प। आगे है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाया गया? तो नॉर्थ ईस्ट में आप जो स्टेट देखते हैं तो ये पूरी तरीके से राज्य बनाया गया था 55th अमेंडमेंट में। ऑप्शन सी को चुनेंगे। इसका जो ईयर है 1986। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई थी? तो 8th शेड्यूल में आप जानते हैं हमारे लैंग्वेजेस हैं, कुल कितनी है वर्तमान में? 22। तो यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ 71st 1992 में, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, है ना, बोडो नहीं थी इसमें। तो यहाँ पे 71st के बाद जो है इन 3 के ऐड होने के बाद कुल संख्याएं हुई 18। तो अब ये बताइए कि किस अमेंडमेंट से 4 और भाषाएं जोड़ी गई जिससे अब वो 22 हुई हैं, ये जरा हमको बताइए। आगे देखें, संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर यानी कि टैक्सेस ऑन सर्विसेज, जो सर्विस टैक्स आप देखते हैं उसके बारे में प्रावधान एक यूनियन जो लिस्ट है उसमें ऐड किया गया 88th अमेंडमेंट में। इसका जो वर्ष है ये था 2003। आगे देखें, संविधान का 99वां संशोधन किस बारे में है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो 99th अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था 2014 का, उसके माध्यम से जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भारत में होती हैं जजेस की, उसके लिए एक प्रणाली है कोलेजियम, ठीक। तो इसके स्थान पर एक नई बॉडी जिसका नाम था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसके बारे में प्रावधान किया गया। लेकिन इस जो पूरा अमेंडमेंट ही है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है करार किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को चुनेंगे। आप 2 चीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है, और NJAC के बारे में भी थोड़ा हो सके तो कॉम्पोजिशन वगैरह क्या थी ये देख लीजिएगा।
ठीक, बी विकल्प करेक्ट है। और यहीं पे इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।